हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं अब्सार सैफी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका संविधान में भाग 15 में उल्लेख है और आर्टिकल 324 से 329 तक उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत के निर्वाचन आयोग जो हमारे संविधान में दिया गया है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप करे मेरे वीडियो को पूरी वॉच करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाला अपडेट आपको जल्द मिल सके। तो हम शुरू करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख कौन से पार्ट में? संविधान के पार्ट 15 में इसका उल्लेख दिया गया है। पार्ट 15 में इसका उल्लेख दिया गया है और ये आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग क्या होता है। जो भारत का एक निर्वाचन आयोग होता है, जो हमारे जो चुनाव होते हैं उनका संचालन जो ये भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। एक स्पष्ट तरीके से और निष्पक्ष तरीके से भारत का निर्वाचन आयोग हमारे चुनाव करवाता है। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 ये कहता है कि आर्टिकल 324 में यह प्रावधान है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा जो कि एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है ये? जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, यानी कि इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। ये एक स्वतंत्र है, सबसे स्वतंत्र है, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है ये 4 चुनावों का संचालन करता है, यानी कि 4 चुनावों को करवाता है। नंबर 1 बात करते हैं, नंबर 1 में किसका चुनाव करवाता है? ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, राष्ट्रपति का। नंबर 2 बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। नंबर 3 बात कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव जो करवाता है, लोकसभा का चुनाव भी भारत का चुनाव आयोग करवाता है। बात करते हैं नंबर 4 पर, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। तो भारत का निर्वाचन आयोग 4 चुनावों का संचालन करता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव। ठीक है ना। आर्टिकल 324 कहता है ये, ठीक है, कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि एक स्वतंत्र निकाय होगा, निष्पक्ष होगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और राज्य की विधानसभा का चुनाव करवाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। ठीक है ना, आर्टिकल 324 पढ़ लिया। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसी से रिलेटेड टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है। जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयोग है, एक इसी का ही मुख्य हेड होता है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ठीक है ना। ये किसका हेड होता है? इसी का ही हेड होता है ये। ठीक है ना, मुख्य आदमी होता है इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो क्या करता है, भारत में स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है इसके पास। ठीक है ना, वो सारे चुनाव इसी की देखरेख में होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। जब मुख्य निर्वाचन आयोग बना था, मुख्य निर्वाचन आयोग कब बना था? मुख्य निर्वाचन आयोग जो इसका गठन हुआ था,
चुनाव आयोग का, कहने का मतलब पहले चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। पहले चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था, ठीक है ना। और 25 जनवरी 1950 को जब भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था तो उसी के टाइम में ही जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, फर्स्ट जो थे वो कौन थे, सुकुमार सेन को 1950 में सुकुमार सेन थे 1950 में इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन है। वर्तमान की बात करें, इन प्रेजेंट टाइम में कौन है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो है राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है ना। हमने बात कर दी मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसका हेड होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का होता है, जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भारत में जो चुनाव होंगे उनका उत्तरदायित्व लेता है कि ये, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। पहले चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को होता है। एक बात और याद रखना, 25 जनवरी को ही क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ना बिना स्किप करे वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है। भारत के निर्वाचन आयोग का जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन और भत्ते होते हैं वो क्या होता है और उनकी योग्यताएं। कहने का मतलब ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो योग्यताएं होती हैं उनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि बस 2-3 पॉइंट हैं। कहने का मतलब ये है, पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो भारत का नागरिक हो और इसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। क्या हो, इसकी आयु 65 वर्ष से कम हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्ते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनके वेतन कितना होता है, इनका वेतन की बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के 2,50,000 इनका वेतन होता है। बात यहाँ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसी के बराबर वेतन और भत्ते लेता है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000। इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो ये इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त, इनको संसद द्वारा, जो संसद होती है हमारी, उनके द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं अपना इस्तीफा, यानी कि निलंबन जब होता है इनका तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा किसे देता है, ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सौंपते हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में ही जो हमारे राजीव कुमार थे इन्होंने शपथ ली थी 15 मई 2022 को, जो ये थे हमारे कहाँ गए, राजीव कुमार, इन्होंने शपथ कब ली थी, 15 मई 2022 को ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो शक्तियां हैं उनके बारे में। कहने का मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो शक्तियां हैं और कार्य हैं इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसको फ्रेश कर दो।
ध्यान से पढ़ना है बस, आपको फोकस करना, फोकस, और कुछ नहीं है। ऐसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आएगा आपको, बहुत ही अच्छे तरीके में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की जो कार्य और शक्ति हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। इनके कार्य और शक्ति, हेडिंग है निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्ति। निर्वाचन आयोग के कार्य व शक्ति, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है निर्वाचन आयोग का? जो निर्वाचन आयोग होता है इसका सबसे पहला काम क्या होता है? इसका काम होता है, जो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के जो चुनावों का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करने का पहला काम होता है इसका, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पहला काम क्या होता है इसका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा व राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं के चुनावों का क्या करता है? नियंत्रण व संचालन करने का काम होता है, इनका करने का काम होता है। सबसे पहला काम यही होता है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो होता है, पहला काम होता है इसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं का जो चुनावों का जो संचालन और नियंत्रण और निर्देशन करने का काम होता है इनका, निर्वाचन आयोग का। दूसरा काम होता है इसका मतदाताओं की सूची तैयार करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना, यानी कि विवरण तैयार करना, कितने मत हैं, मतदाताओं की सूची तैयार करना, इसका ये दूसरा काम होता है जो निर्वाचन आयोग होता है। इसका दूसरा काम क्या होता है? मतदाताओं की सूची तैयार करना। तीसरा काम होता है विभिन्न राजनीतिक दलों को, जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका क्या काम करता है? उनको मान्यता प्राप्त कराता है, ठीक है ना। जो राजनीतिक दलों को क्या कराता है? विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कराता है, कराता है। और दूसरा, तीसरा, चौथा काम इसका क्या होता है? चौथा काम होता है जो विभिन्न ये राजनीतिक दल होते हैं इनको जो चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, ठीक है ना। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह, जो किस चुनाव चिन्ह से वो लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह प्रदान कराता है, ठीक है ना। ये 4 इम्पोर्टेंट काम है। पांचवा लिखो। पांचवा इसका जो एक महत्वपूर्ण काम होता है, जो हमारे जो चुनाव होते हैं, कहने का मतलब ये है चुनावों के लिए जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उसका निर्धारण करता है, ठीक है। पांचवा काम क्या होता है इसका? चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना, ठीक है। मैंने पहले बताया निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनके कार्यों का, जो चुनावों का नियंत्रण और संचालन करने का काम होता है, और चुनावों के लिए इस चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना और मतदाताओं की सूची तैयार करना, ये इनके प्रमुख काम होते हैं। और एक और काम होता है जो निर्वाचन के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जो निर्वाचन के लिए ट्रेनिंग का भी काम यही करता है। निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि
आपके एक चैनल के सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिले। बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे है, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 324 से 329 तक हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक और इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, जो निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्तों की जो एक और इसमें जोड़ के लिखना है तुम्हें। चलो, ये इम्पोर्टेंट काम है, आपको याद करनी है, अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 325 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब यह है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर आप किसी को मत देने से नहीं रोक सकते, ठीक है ना। आर्टिकल 325 जो संविधान के पार्ट 15 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 325 है, जो हमारे धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग और लिंग के आधार पर आप किसी को मतदान यानी कि जो मत दिया जाता है, मतदान देने से नहीं रोका जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, रोका जाएगा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 325 क्या कहता है, जो धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी को भी मत देने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है ना। इनमें से किसी के भी आधार पर आप उसको मत देने से नहीं रोक सकते, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 326 के बारे में। आर्टिकल 326 क्या कहता है, आर्टिकल 326 में है वयस्क मताधिकार। क्या है, वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार जिसमें आयु कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी है। मत देने की आयु कितनी कर दी है, मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। कहने का मतलब मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत मतदान देने की आयु कितनी कर दी है, 18 वर्ष कर दी है। अब बात करते हैं इसी के आर्टिकल 326 में ही बात करते हैं ईवीएम। ईवीएम क्या होता है, ठीक है ना। ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। जब कब आया था ये भारत में, ये जो बना था 1982 में बना था ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में पहले एक समिति बिठाई गई थी जिसका नाम था दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। आर्टिकल 326 पढ़ा, वयस्क मताधिकार, मतदान करने की आयु 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन 1989। अब बात करते हैं इसी में ईवीएम यानी कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन MACHINE मशीन कब बना था, 1982 में बनी थी। ये 1982 में बनी थी। और ये किसके संविधान से लिया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, यानी कि एडॉप्टेड बाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं भारत में इससे चुनाव कब हुए थे, जो भारत में ये कब आया था, ठीक है ना। 1990 में बात करते हैं। 1990 में एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर गोवा में पहली बार चुनाव करवाए गए थे, ठीक है ना। 1990 में क्या हुआ था, 1990 में एक समिति का गठन हुआ था, एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है ना। 1990 में एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम क्या था, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या नाम था, दिनेश गोस्वामी समिति।
गोस्वामी समिति, ठीक है ना। तो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर भारत में जो गोवा राज्य है उसमें पहली बार ईवीएम से चुनाव करवाए गए थे, ठीक है ना। तो दिनेश गोस्वामी की समिति की सिफारिश पर दिनेश गोस्वामी की 1990 में एक समिति का गठन हुआ। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पहली बार गोवा में ईवीएम से चुनाव करवाए गए थे। कब चुनाव करवाए थे? 1990 में ईवीएम से। कहाँ? गोवा में ईवीएम से चुनाव करवाए थे, ठीक है ना। और जबकि भारत में जो 12वीं लोकसभा थी लेकिन ईवीएम के द्वारा जो 12वीं लोकसभा में चुनाव करवाए थे, ठीक है ना। अब बात करेंगे आर्टिकल 327 के बारे में। आर्टिकल 327 क्या कहता है, ठीक है ना। ये हो गए 325, 326। अब बात करेंगे, मिटा दूँ इसे, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब आप बात करेंगे हम आर्टिकल 326 पढ़ गया, अब बताएंगे हम 27 के बारे में। आर्टिकल 327 क्या कहता है? आर्टिकल 327 ध्यान से पढ़ें वीडियो को, ठीक है ना। अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 जिसमें ईवीएम के बारे में बताया गया था, और वयस्क मताधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जो बना था उसमें मतदान देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। अब बात करेंगे आर्टिकल 327 के बारे में, जिसमें जो लोकसभा के निर्वाचन पर जो कानून बनता हो वो केंद्र सरकार, कहने का मतलब जो लोकसभा के निर्वाचन के लिए कानून जो बनाएगा वो संसद बनाएगी, ठीक है, उस पर जो अधिकार होगा। आर्टिकल 327 ये कहता कि लोकसभा के निर्वाचन पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल अधिकार केवल संसद के पास होगा, संसद के पास होगा। कहने का मतलब जो लोकसभा का निर्वाचन होगा उसमें जो भी कानून बनने वाला है, जो भी लॉ बनेगा वो से केवल कौन बनाएगा? संसद के द्वारा ही, यानी कि उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संसद के ही पास है। अब बात करते हैं 328 क्या कहता? आर्टिकल 327 तो कहता है लेकिन लोकसभा के निर्वाचन जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। अब जो आर्टिकल 328 कहता है कि जो विधानसभा है, कहने का मतलब विधानसभा का जो निर्वाचन है, विधानसभा के निर्वाचन पर कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 327, आर्टिकल 328। आर्टिकल 327 में लोकसभा के निर्वाचन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और आर्टिकल 328 कहता है कि जो विधानसभा है उस पर विधानसभा के निर्वाचन पर जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? उसे भी संसद ही बनाएगी। आर्टिकल 328 कंप्लीट होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 329 के बारे में। आर्टिकल 329 क्या कहता है, ठीक है ना। बात करते हैं आर्टिकल 329 के बारे में, जो लास्ट आर्टिकल है पार्ट 15 का, आर्टिकल 329, ठीक है। आर्टिकल 329 कहता है कि जो लोकसभा है, जो निर्वाचन के दौरान जो भी मतभेद होगा वो इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद उसको न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, निर्वाचन के दौरान आर्टिकल 329 इस बात को कहता है कि निर्वाचन के दौरान हुए मतभेदों को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद
निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वो जो मतभेद हुए हैं उनको न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 329 क्या कहता है कि जो हमारी निर्वाचन के दौरान जितने भी सभी मतभेद होंगे, जो भी मतभेद होगा, उन मतभेदों को जो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब उनको न्यायालय में पेश किया जा सकता है। जैसे जब हमारी निर्वाचन होता है तो आचार संहिता लग जाती है। जब तक आचार संहिता लगी रहती है तब तक कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद जो न्यायालय में पेश होगा जब उसका केस पर काम किया जाएगा, ठीक है ना, एज ए आचार संहिता। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसीने भी आ गए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक पॉलिटी के एक स्पेशल टॉपिक में, अगले टॉपिक में मिलेंगे हम, ठीक है ना। तो आज भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।